यस मिंटर्स, इंडियन पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में हम पिछले ही लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने पंचायत से डील किया है और पंचायत के बाद आज वाले लेक्चर में हम डील करेंगे म्यूनिसिपैलिटीज से। आपने अपने हर डिस्ट्रिक्ट में या कहीं ना कहीं देखा होगा कुछ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या काउंसिल वगैरह कहीं ना कहीं रहती है। ये कहाँ से आई? पंचायत के बारे में, जिला परिषद के बारे में, पंचायत समिति के बारे में हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम करेंगे म्यूनिसिपैलिटीज में। इसी को दूसरी भाषा में बोला जाता है अर्बन लोकल बॉडीज या फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जहाँ पे हम आम बोलचाल की भाषा में इसको यूएलबीज या अर्बन लोकल बॉडीज भी बोल देते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स। विलेज वाली हमने देखी, लोकल गवर्नमेंट कौन कौन सी थी, पंचायत देखी थी, पंचायत समिति देखी थी और हमने क्या देखा था, जिला परिषद देखा था। उससे रिलेटेड सारी चीज़ें की थी। बहुत सारी चीज़ें इसकी और उसकी कॉमन है, तो जो अलग है हम ज़्यादा फोकस उसी पे रखेंगे। जो कॉमन है वो आपको पता ही है कि क्या है, जैसे इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो सारे कॉमन हैं। तो हम जो जो अलग है वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए कि ये, जैसे हम पंचायत की बात करें तो वो कौन से अमेंडमेंट में एक्ट में ऐड हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए कि वो था हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब था? 1992। और ये भी अगर आप देखेंगे तो उससे जस्ट नेक्स्ट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हमने म्यूनिसिपैलिटीज का एक नया चैप्टर ऐड कर दिया और उसकी हेडिंग क्या रखी? अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इसमें हमने क्या क्या ऐड किया इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में? एक तो कुछ आर्टिकल ऐड किए। आर्टिकल कहाँ से? ओ तक तो वहां थे। किसमें? इसमें कितने थे? 243 से लेके 243 ओ तक थे। उससे आगे अगर हम देखेंगे 243 से लेके 243 ZG तक हम देखेंगे हमने म्यूनिसिपैलिटीज में हमने आर्टिकल्स ऐड किए हैं। अब यहाँ पे हमने एक पार्ट नया ऐड किया था जिसके अंदर ये आर्टिकल डाले थे। कौन सा पार्ट था? तो आप बताएंगे पार्ट 9 था। उसी के जस्ट आगे अगर हम देखेंगे तो पार्ट 9A हमने इस अमेंडमेंट के अंदर, म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर हमने एक नया पार्ट ऐड किया है जिसमें ये सारे आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने 11 शेड्यूल ऐड किया था जिसमें हमने 29 फंक्शनल आइटम्स डाले थे। यहाँ पे हमने 12 शेड्यूल ऐड कर दिया जिसके अंदर हमने 18 आइटम डाल दिए। टोटल 18 सब्जेक्ट डाल दिए हैं जिनसे डील कौन करेगा? म्यूनिसिपैलिटीज डील करेंगे। क्लियर है इतनी चीजें? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसी के साथ हम चलते हैं आज वाले लेक्चर पे और सबसे पहले देखते हैं कि म्यूनिसिपैलिटीज में आता क्या क्या है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे जब हम बात कर रहे हैं म्यूनिसिपैलिटीज की तो ये डिफाइन करता है हमारे अर्बन लोकल गवर्नमेंट को, कि शहरी क्षेत्रों में जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे उस एरिया को देख, गांव में तो पंचायत होगी, शहरी क्षेत्रों को देखने के लिए हमने क्या बनाया है? तो शहरों को देखने के लिए हमने कुछ लोकल गवर्नमेंट अर्बन एरियाज में बनाई हुई है। ये टोटल 8 तरह की आपको दिखाई दे जाएंगी अलग अलग तरीके में। हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको अलग तरह की दिखाई देगी। जैसे सबसे बड़े एरियाज में आप देखेंगे, बड़े बड़े सिटीज में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिखाई देगा। उससे छोटे छोटे एरिया में आ जाएंगे, म्यूनिसिपैलिटी दिखाई देगी। फिर ट्रांजिशनल एरिया में आपको नोटिफाइड एरिया कमेटी दिखाई देगी, या फिर उसी ट्रांजिशनल एरिया में आपको टाउन एरिया कमेटी दिखाई देगी, या फिर कहीं कहीं आप देखेंगे आपको कैंटोनमेंट बोर्ड दिखाई देंगे। जैसे आगरा कैंट है, देन आपका देख सकते हैं अम्बाला कैंट है, बहुत सारे कैंटोनमेंट एरियाज दिखाई देंगे। टाउनशिप दिखाई देंगी। टाउनशिप कौन सी? जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल बोर्ड जो सेटअप करते हैं। जैसे आप गुजरात में अगर किसी को पता हो तो रिलायंस की बड़ी एक रिफाइनरी है, वहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी टाउनशिप बना रखी है। तो उस एरिया के अंडर में जो भी उस टाउनशिप के अंडर होगा तो उसमें सारा कौन डेवलप करेगा? वो प्राइवेट कंपनी डील करती है। तो इस तरह की टाउनशिप हमें दिखाई दे जाती हैं। पोर्ट ट्रस्ट हमें दिखाई देंगे पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए, और कुछ स्पेशल पर्पज एजेंसीज हमें दिखाई देंगी कि कुछ स्पेशल पर्पज के लिए बनाई जाती हैं। ये सिर्फ उसी चीज़ को देखती हैं, ये एरिया बेस्ड नहीं होती हैं। ये सारी तो हमने देखी, ये बेसिकली एरिया के हिसाब से होती हैं, किसी एरिया में रहेंगी, लेकिन ये इनका एरिया से कोई लेना देना नहीं होता। ये फंक्शन के ऊपर होती हैं कि इनको फंक्शन क्या दिया गया है। ठीक है, जैसे बिजली बोर्ड, तो बिजली बोर्ड ऐसा थोड़ी कहेंगे कि सिर्फ, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमारा सिर्फ एक एरिया में रहेगा, नहीं, वो पूरे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देखेगा। तो फंक्शन के हिसाब से काम करेंगे स्पेशल पर्पज एजेंसीज, ये एरिया बेस्ड नहीं होती हैं। तो बस इतनी इन चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। कितनी है टोटल? 8 हैं। इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आज के लेक्चर में ही।
लेकिन अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए। अब ये सारी जो अगर हम देखें तो ब्रॉड उसमें ओवरव्यू देखें तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंडर आते हैं। तो बेसिकली 3 मिनिस्ट्रीज हैं जिनके अंदर आएंगे। ज्यादातर अगर हम देखें इनमें से तो ज्यादातर आपके मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंडर आ जाएंगे। अगर आप इसकी बात करें कैंटोनमेंट बोर्ड की, तो कैंटोनमेंट बोर्ड आपका डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर। कैंटोनमेंट बोर्ड किसके अंडर आ जाएगा? हमारा आ जाएगा डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर। लेकिन यूटीज में जब हम इनकी बात करेंगे म्यूनिसिपैलिटीज की, यूटीज में कौन इंप्लीमेंट करेगा? तो यूटीज में उसको कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो बेसिकली थ्री मिनिस्ट्रीज हैं जो इन सब चीजों से डील करती हैं, जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे हमने पंचायत को शुरू किया था, कुछ हिस्ट्री से लेके चले थे, तो यहाँ पे भी हम कुछ हिस्ट्री से उठाते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत इनके बारे में डिस्कस किया। सिर्फ आपको इनके एग्जाम पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए कि क्या हुआ था, उसके अंदर क्या हुआ था, वो ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में उससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो 1688 में फर्स्ट टाइम पे अगर हम देखें तो फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंडिया में बनी थी। कहाँ पे? मैड्रास में, चेन्नई, जो बेसिकली आज के टाइम पे अगर हम देखें तो मैड्रास में हमने फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हमने कब बनती हुई देखी? 1688 में। उसके बाद देखें 1726 में दो जगह पे और बन गई। कहाँ पे? बॉम्बे एंड कैलकाटा में बन गई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, कहाँ कैसे डेवलप हुआ। फिर उसके बाद हम देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए भी हमने देखा था, वो किसका? लॉर्ड मायो रिजोल्यूशन ऑफ 1870। इसमें भी इन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी। यहाँ पे भी हम कहेंगे कि हमारा कहीं ना कहीं से अर्बन लोकल गवर्नमेंट का भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इसमें इसको वो दिया, डिसेंट्रलाइजेशन करने की बात की है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं। देन उसके बाद फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट बेसिकली हम कहेंगे किसे बोला जाता है? वायसराय थे उस टाइम पे हमारे, लॉर्ड रिपन। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जब बात करते हैं तो किसका था? लॉर्ड रिपन का। तो कब आया था लॉर्ड रिपन रिजोल्यूशन? 1882 में। उसके बाद अगर आप देखें 1907 में एक रॉयल कमीशन सेटअप किया गया था बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, और किसके अंडर किया गया था? हॉब हाउस के अंडर में एक रॉयल कमीशन आया था जिसको डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर अपनी रिपोर्ट देनी थी। और इसी रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो इसी रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने 1909 में भी अर्बन लोकल बॉडीज को थोड़ी बहुत पावर दी थी 1909 के एक्ट में, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें 1919 में डायरकी डिस्कस किया था हमने पिछले लेक्चर में, और उसके बाद 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट आ गए थे, और उसी के बाद अगर आप देखेंगे 1935 में हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने की बात की थी, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सिर्फ आपको एग्जाम पर्पज से पता होना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट आए थे, क्या नहीं आए थे, इतना ही आपको इसमें आइडिया होना चाहिए। अब बात करते हैं हम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 की, ठीक है। तो ये कैसे आया, तो इसमें हम देखेंगे तो हमारा उसी के साथ 73rd के साथ ही अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए हम एक और एक्ट लेके आए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, और इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने एक नया पार्ट 9A हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। और ये एक्ट कब एनफोर्स हुआ, तो ये एक्ट हुआ हमारा 1 जून 1993 से, ये हमने एनफोर्स कर दिया ऑल ओवर इंडिया। कब से? 1 जून 1993 से हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर आपको याद हो 73rd को हमने कब से एनफोर्स किया था, अगर आप थोड़ा बहुत याद कर पा रहे हो तो 73rd को हमने कब से एनफोर्स किया था, वो थी डेट 24 अप्रैल 1993 से। हमने बोला था कि हम जो है 24 अप्रैल से इसको एनफोर्स कर रहे हैं, इस दिन से लागू हो जाएगा। उसके बाद हमने 1 साल का सबको टाइम दिया था कि 1 साल के अंदर अंदर जो जिनकी पंचायत का टाइम पूरा होने वाला है वो नई वाली पंचायत पे शिफ्ट हो जाए। तो इसीलिए अगर आपको ध्यान हो तो 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं इंडिया में। तो आपको पता लगा होगा क्यों मनाते हैं, क्योंकि ये हमारा इस दिन हमने 73rd अमेंडमेंट को लागू किया था 24 अप्रैल 1993। उसी तरीके से अगर आप देखें अर्बन लोकल गवर्नमेंट को या 74th अमेंडमेंट को कब लागू किया गया, 1 जून 1993। तो इतना इन दोनों के बारे में डेट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये क्लियर होनी चाहिए आपको। इसने पार्ट 9A ऐड किया, इसने क्या ऐड किया था, पार्ट 9 ऐड किया था। इसकी हेडिंग क्या है, दी म्यूनिसिपैलिटीज, और इसकी हेडिंग क्या थी, दी पंचायत।
ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। ये आर्टिकल डील करता है 243 पी से 243 ZG तक। इसमें आर्टिकल कहां से थे, 243 से लेके 243 O तक ये आर्टिकल थे। यहाँ पे 12th शेड्यूल हमने एक नया इंट्रोड्यूस कर दिया, नया इंसर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे कौन सा ऐड किया हमने, 11 शेड्यूल ऐड किया था। इसमें कितने आइटम है, इसमें 18 आइटम है। और कौन से आर्टिकल से डील करता है, 243W से डील करता है। यहाँ पे 11th में कितने आइटम थे, तो अगर आपको याद हो तो 11th में कितने थे, 29 आइटम थे। और ये किससे डील करता है, 243, अगर आपको याद हो कितना था, 243G। यही चीज थी सेम, यही हमने यहाँ पे भी ऐड किया और यहाँ पे भी ऐड किया है। बस इसको कंपैरेटिव स्टडी करो और ये थोड़ी चीजें याद होनी चाहिए, जिसके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये सब कहाँ पे लिखा गया है, या फिर 74th में क्या क्या नई चीज आई है। तो बेसिकली एक नया पार्ट ऐड किया, कुछ आर्टिकल ऐड किए और हमने एक नया शेड्यूल ऐड किया है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमने सभी स्टेट में 3 तरह की म्यूनिसिपैलिटीज बनाने की बात की। कितने तरह की, 3 तरह की। क्या क्या, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ा एरिया होगा, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, तो आपको बड़ी बड़ी सिटीज में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिख जाएगी। छोटी सिटीज है, छोटी सिटीज में आपको म्यूनिसिपल काउंसिल मिल जाएगी। लेकिन जो ट्रांजिशनल एरियाज हैं, ट्रांजिशनल एरिया यानी पूरी तरह वो शहर नहीं बने हैं लेकिन शहर बनने वाले हैं। इस तरह के जो गांव से तो ऊपर उठ चुके हैं लेकिन शहर बने नहीं हैं, तो उस तरह के जो एरियाज हैं उनको बोलते हैं ट्रांजिशनल एरियाज को। तो उन ट्रांजिशनल एरियाज को हम क्या कहेंगे, नगर पंचायत। अब ये ट्रांजिशनल एरिया है या स्मॉलर अर्बन है या फिर लार्जर अर्बन है, यानी कि वहां पे नगर पंचायत लानी है या म्यूनिसिपल काउंसिल लेके आनी है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लेके आना है, ये कौन डिसाइड करेगा, इन एरियाज को कौन डिसाइड करता है, तो उसको भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। उससे पहले ये हमने देखा कि 3 तरह की होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, किसी भी स्टेट में 3 तरह की काउंसिल वो म्यूनिसिपल बॉडीज पाई जाती हैं। कौन कौन सी, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। लेकिन इन्होंने बोला कि एक एक्सेप्शन भी है, ऐसे एरियाज जहां पे कोई इंडस्ट्री पूरा अपना टाउन बनाए हुए है, ऐसे एरियाज जैसे मान लो ये पूरा एरिया है, यहाँ पे किसी इंडस्ट्री ने इसको डेवलप किया हुआ है, तो इस एरिया में ये इंडस्ट्री ही डेवलप करेगी, यहाँ किसी पंचायत की जरूरत नहीं है। तो ऐसे एरियाज, अर्बन एरियाज वेयर म्युनिसिपल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, देन गवर्नमेंट में स्पेसिफाई दैट एरिया एज इंडस्ट्रियल टाउनशिप। ऐसे एरिया को हम इंडस्ट्रियल टाउनशिप बोल देंगे। तो वहाँ पंचायत की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंचायत के सारे फंक्शन वो इंडस्ट्रियल टाउनशिप ही कर रही है, तो प्राइवेट कंपनी अपने आप कर रही है। क्लियर है। 3 तरह की हैं, कौन कौन सी, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। नगर पंचायत कहाँ पे, ट्रांजिशनल एरिया में। म्यूनिसिपल काउंसिल कहाँ पे, स्मॉलर एरिया में, स्मॉलर जो छोटे शहर हैं। और बड़े शहर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको दिखाई देंगे। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, आप देख सकते हो अपने सिटी के हिसाब से, आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके यहाँ पे क्या है, नगर पंचायत है, म्यूनिसिपल काउंसिल है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, आपको अंतर पता लग जाएगा। ट्रांजिशनल एरिया है या अर्बन एरिया है, ये कैसे डिसाइड किए जाते हैं, ये डिसाइड किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। कि कोई भी एरिया, वो स्मॉलर अर्बन एरिया है, बिगर है या फिर ट्रांजिशनल एरिया, कौन डिसाइड करेगा, गवर्नर डिसाइड करेगा। और गवर्नर कैसे डिसाइड करेगा, गवर्नर डिसाइड करेगा कुछ फैक्टर्स को देख के। क्या क्या, सबसे पहले वहां पॉपुलेशन कितनी है, डेंसिटी कितनी है पॉपुलेशन की, देन उसके बाद वहां से कितना पैसा जनरेट हो रहा है, वो सारी चीज देखेगा। वहां पे नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, बेसिकली अगर आप अर्बन उसकी पॉपुलेशन की, वो अर्बन एरिया की आप डेफिनेशन देखोगे तो यही कुछ डेफिनेशंस आपको वो उसमें भी दिखाई देंगी। देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उस एरिया की क्या है, और उसके बाद कोई भी फैक्टर, ऐसा अलग से फैक्टर जो गवर्नर अपने आप डिसाइड करना चाहे कि ये भी मैं कंसिडर करूंगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं मेनली जो गवर्नर डिसाइड करता है किसी भी एरिया को डिक्लेयर करने से पहले। क्या डिक्लेयर करने से पहले, कि वो एरिया ट्रांजिशनल एरिया है या स्मॉलर एरिया है या लार्जर अर्बन एरिया है। ये डिक्लेयर करने से पहले ये सारे फैक्टर्स को गवर्नर चेक करता है। क्लियर है इतनी चीजें, ये चीजें आपको इसमें क्लियर होनी चाहिए। अब म्यूनिसिपैलिटीज की जब हम बात करते हैं, कंपोजिशन की इसकी बात करते हैं।
कंपोजिशन में जैसे हमने पंचायत में देखा था कि सभी मेंबर सभी लेवल पे कौन डायरेक्टली इलेक्टेड थे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑल द मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली। क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पे भी सभी मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड है, वहां पे भी सभी मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड थे। डिफरेंस कहाँ आएगा? तो डिफरेंस कहाँ आएगा? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन। वहां पे ऊपर वाले दो लेवल पे, कहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो ऊपर वाले जो दो लेवल थे, जिला परिषद और पंचायत समिति, वहां पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड चेयरपर्सन थे। कौन इलेक्ट कर रहा है? जिसको हमने इलेक्ट किया है वो लोग आपस में मिलकर अपना चेयरपर्सन कर रहे थे। लेकिन विलेज पंचायत जो तीसरा लेवल है, तीसरे लेवल पे कौन डिसाइड कर रहा था? तीसरे लेवल पे हमने स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर छोड़ दिया था कि जैसे चाहे नॉमिनेट करके, इलेक्ट करके, डायरेक्टली इलेक्ट करके, इनडायरेक्टली इलेक्ट करके, स्टेट लेजिस्लेचर की मर्जी हो, जैसे बोलेगी वैसे उसको इलेक्ट किया जाएगा। कौन से में? सिर्फ तीसरे लेवल में, सबसे नीचे लेवल में। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें म्यूनिसिपल कमेटीज में म्यूनिसिपल बेसिकली अगर आप किसी भी तरह की म्यूनिसिपैलिटी की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे सभी मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, लेकिन चेयरपर्सन कैसे इलेक्ट होगा इसका डिसाइड किया जाएगा, इसी का डिसीजन लिया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। स्टेट डिसाइड करेगा कि इसका चेयरपर्सन कैसे इलेक्ट होगा। नॉमिनेट करना है, इलेक्ट करना है, इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाने हैं, वो सब कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा। क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो कंपेयर करो, आपको इजी रहेगा। वहां पे कहाँ था? ये विलेज पंचायत में सेम सिचुएशन थी। क्लियर है? इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर कुछ और चीज भी कर सकता है। क्या कर सकता है? कि इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे सकता है म्यूनिसिपैलिटी में, कि आप जाके वहां पे बैठ सकते हो। ठीक है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग पर्सन, कि इनका भी रिप्रेजेंटेशन उसमें इंश्योर कर सकता है कि ये भी उसमें काउंट हो जाए। किसी में? हमारी म्यूनिसिपैलिटी में, उसके मेंबर्स में। ठीक है? तो कौन कौन है? बेसिकली पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। इसको बोल सकता है कि हाँ तुम जाओ उसमें पार्ट लो, लेकिन उसको कोई वोटिंग राइट नहीं देंगे। ठीक है? क्यों नहीं देंगे? वोटिंग राइट किसके पास होगा? जो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। क्लियर है? उसके बाद मेंबर्स ऑफ लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के। ऐसा नहीं है कि म्यूनिसिपैलिटी एक एरिया की है, आप किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी या एमएलए को बैठा रहे हो और उसको बोल रहे हो कि नहीं आप इसके मेंबर बन जाओ। नहीं, सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोकसभा के मेंबर या स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर होंगे, यानी एमपी या एमएलए होंगे, उनको आप उसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इनके मेंबर बना सकते हो। क्लियर है? इतनी चीजें। उसके बाद राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर उनको इसका मेंबर बनाना है तो वो वहां के रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जहां पे ये म्यूनिसिपैलिटी है वहां के रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए। इनमें तो ये वहां से इलेक्शन लड़ाओ, इन्होंने तो वहां से इलेक्शन लड़ाओ, इतना काफी है। लेकिन जब राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की आती है बारी, तो ये वहां के रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए, यानी वहां के इलेक्टोरल रोल में इनका नाम होना चाहिए, तभी ये लोग इनको मेंबर बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। स्टेट बना सकता है, सिर्फ ये सारे डिसीजन स्टेट लेगा इनके ऊपर। चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी अदर देन वार्ड कमेटी, ये भी कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। जो वार्ड कमेटीज हैं उसके अलावा कोई भी कमेटी है उसका अगर बनाना है चेयरपर्सन, तो वो भी स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है। वार्ड कमेटी क्या होती है? तो वार्ड कमेटी को भी देख लेते हैं। वार्ड कमेटी बेसिकली क्या है? जहां पे कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर वार्ड्स विद इन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ म्यूनिसिपैलिटी हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख और मोर। ऐसी म्यूनिसिपैलिटी में अगर बेसिकली अगर आप देखेंगे एमपी और एमएलए के जब इलेक्शन होते हैं तो उनको डिवाइड किया जाता है अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। लेकिन जब म्यूनिसिपैलिटी के जब इलेक्शन होते हैं तो इसमें एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जब डिवाइड किया जाता है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम वार्ड बोलते हैं। ठीक है? मान लो कि ये हमने ये डिवाइड कर दिया इस एरिया में कि यहाँ से एक मेंबर आएगा, यहाँ से एक मेंबर आएगा, यहाँ से एक मेंबर आएगा, यहाँ से एक मेंबर आएगा। तो ये जो हमने डिवाइड किया एरिया, तो एक एरिया को हम एक वार्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वार्ड। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम वार्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे
एक या दो वार्ड को मिला के जहाँ पे पॉपुलेशन कितनी हो जाए 3 लाख या उससे ज्यादा की हो जाए तो हम क्या बना देंगे, एक वार्ड कमेटी, एक लोकल वार्ड कमेटी भी बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारी वार्ड कमेटी है। रिजर्वेशन की बात करते हैं अब। वहाँ का रिजर्वेशन आपको याद होगा पंचायत में कैसे कैसे, यहाँ का रिजर्वेशन थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, उसको भी देख लेंगे। सबसे पहला मेंबर्स में मैं बात कर रहा हूँ, मेंबर्स की, चेयरपर्सन की नहीं कर रहा हूँ। मेंबर्स में एससी और एसटी की पॉपुलेशन कितनी होगी, कितना रिजर्वेशन देना है, तो जैसा वहां था सेम है, वहां पे भी रेशो जितना पॉपुलेशन में जितना रेशो है, अगर पॉपुलेशन में 10% एससी एसटी है तो 10% रिजर्वेशन दे दो, 50% है तो 50% रिजर्वेशन दे दो। पॉपुलेशन के हिसाब से देना है तो यहाँ पे भी सेम है, इन द रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन, यहाँ पे भी उतना ही रिजर्वेशन देना है। वुमेन को वहां क्या था, 1/3 था, यहाँ भी 1/3 है। और ये 1/3 कहाँ कहाँ पे है, हर जगह पे है, जहां जहां पे, जैसे मेंबर्स में भी और एससी एसटी, विद इन एससी एसटी में अगर 50% आप एससी एसटी ले रहे हो तो उनमें से भी 1/3 वुमेन होनी चाहिए। तो वुमेन का यहाँ पे कर दिया हमने, 1/3 मिनिमम होना चाहिए। ध्यान रखना यहाँ 1/3 ये नहीं है कि 1/3 ही होना चाहिए, ध्यान रखना इस वर्ड का मिनिमम 1/3 होना चाहिए। इससे ज्यादा कर सकती है स्टेट चाहे तो, लेकिन मिनिमम 1/3 तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इतना इनका वो रिजर्वेशन होना चाहिए इसमें। अब चेयरपर्सन की बात करते हैं, या फिर उससे पहले ओबीसी को भी देख लेते हैं। ओबीसी का वहां क्या स्टेटस था पंचायत में, पंचायत में क्या था, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कि इनको रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है। यहाँ भी सेम है, यहाँ पे भी स्टेट डिसाइड करेगा कि ओबीसी को म्यूनिसिपैलिटी में मेंबर बनने के लिए रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है। क्लियर है, बिल्कुल सेम है, यहाँ तक बिल्कुल सेम है जैसा वहां था, जैसा पंचायत में था। अब बात करते हैं रिजर्वेशन फॉर द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन। चेयरपर्सन की बात करते हैं। ठीक है, तो चेयरपर्सन में अगर आप देखोगे वहां पे वुमेन के लिए मैंडेटरी था रिजर्वेशन। अगर आपको याद आ रहा हो पंचायत में हमने क्या बोला था कि वुमेन का 1/3 रिजर्वेशन चेयरपर्सन में भी होगा। ठीक है, वो था पंचायत में, लेकिन यहाँ पे यही चेंज है कि वुमेन को भी, जैसे वहां पे एससी एसटी का था कि एससी एसटी का डिसाइड किया जाएगा स्टेट के द्वारा कि उनको चेयरपर्सन में रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना, यहाँ पे वुमेन के लिए भी स्टेट डिसाइड करेगा कि एससी एसटी या वुमेन को चेयरपर्सन बनाने में, उसमें चेयरपर्सन में रिजर्वेशन देना है या नहीं देना, वो स्टेट डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। क्लियर, तो इसीलिए मैंने यहाँ नोट डाल दिया कि ये ध्यान रखना, रिमेंबर दिस पॉइंट, कि रिजर्वेशन फॉर ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन पंचायत फॉर वुमेन मैंडेटरी था, मैंडेटरी था वहां पे चेयरपर्सन में, अगर वुमेन को रिजर्वेशन देना मैंडेटरी था पंचायत में, लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। क्लियर है, तो इस तरीके से वहां से कंपेयर करो, इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व करना। जहां पे भी ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे कंपेयर करने से इजी हो जाते हैं। देन इसकी बात वहां पे भी कर चुका हूँ, इलेक्शन जब भी होते हैं तो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 क्या है, एससी एसटी को रिजर्वेशन की बात करता है। तो यहाँ पे कब तक एक्सटेंड कर दिया है, 2030 तक एक्सटेंड कर दिया है कि 2030 तक तो मिनिमम रिजर्वेशन इनको मिलता रहेगा। उसके बाद देखेंगे 2030 के बाद, उस टाइम पे अगर फिर से अमेंडमेंट करके नई चीज़ ले आए तो उसके बाद आगे एक्सटेंड कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हमारी सिचुएशन है कि हमें रिजर्वेशन देना है इन्हें मेंबर्स में, चेयरपर्सन में स्टेट डिसाइड करेगा देना है कि नहीं देना है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। इसी चीज़ को और ज़्यादा क्लियर करना हो तो पिछला लेक्चर ज़रूर देख लेना, ये वहाँ पे ये चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, तो उसको कंपेयर करना, इतना हिस्सा इसका देखो, इतना हिस्सा इसका देखो, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, देन उसके बाद देखते हैं इसके ड्यूरेशन का। तो ड्यूरेशन आपका बिल्कुल सेम है, जैसा वहां था वैसा ही यहाँ बिल्कुल सेम, कॉपी पेस्ट है, कोई चेंज नहीं किया। 5 साल उनका था, 5 साल इनका। 6 साल से पहले डिसॉल्व कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अगर कर दिया तो दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे, कितने दिन में, 6 महीने के अंदर अंदर। अगर आपने 5 साल से पहले इनको डिसॉल्व कर दिया तो 6 महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अब जो नई म्यूनिसिपैलिटी आएगी वो कितने दिन के लिए रहेगी, तो आपको याद आएगा कि वो सिर्फ उतने टाइम के लिए रहेगी जितना टाइम पिछली सरकार का बचा हुआ था, पिछली म्यूनिसिपैलिटी का बचा हुआ था। जैसे मैंने वहां एग्जाम्पल दिया था कि टोटल 5 साल का टेन्योर होता है। अगर मान लो यहाँ पे डिसॉल्व हो गई है, 2 साल पहले ये डिसॉल्व होगी, 2 साल में डिसॉल्व होगी,
तो जो नई म्यूनिसिपैलिटी आएगी वो सिर्फ 3 साल के लिए काम करेगी, 5 साल के लिए नहीं करेगी। क्लियर है? ये सही वहां था, बिल्कुल सेम था। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि मान लो ये 5 साल का पीरियड है, 4.5 साल पे डिसॉल्व हो रही है, यहाँ पे 6 महीने से कम टाइम बचा है। अब इलेक्शन तो हमें 6 महीने में ही कराने ना, तो 6 महीने में कराते कराते पूरे 5 साल हो जाएंगे। क्लियर है? तो जब भी 6 महीने से कम टाइम बचा हो, तब जब नई म्यूनिसिपैलिटी आएगी तो वो पूरे टेन्योर यानी 5 साल के लिए रहेगी। लेकिन 6 महीने से ज़्यादा टाइम बचा हो, उस टाइम पे जो नई म्यूनिसिपैलिटी आएगी वो सिर्फ बचे हुए टाइम पीरियड के लिए करेगी, कि जितना भी उसका टाइम पिछली वाली म्यूनिसिपैलिटी का जितना टाइम बचा हुआ था वो उसी पीरियड के लिए करेगी। और यही चीज़ें यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट की है। वहां से यहाँ पे क्या डिफरेंस है? उसको डिसॉल्व करना था, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी। पंचायत को आपको डिसॉल्व करना है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। यहाँ पे क्या दिक्कत है कि म्यूनिसिपैलिटी को जब डिसॉल्व कर रहे हो तो उसको आपको मौका देना पड़ेगा, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर इट्स डिसोल्यूशन। सुनवाई उसकी करवानी पड़ेगी, उसको भी सुनना पड़ेगा कि आप किस पर्पज से कर रहे हो, तो वो अपना रीजन देगी कि मैंने ये काम क्यों नहीं किया या कुछ भी है, ये अपनी जस्टिफिकेशन दे सकती है। तो यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा प्रोविजन दिया गया है म्यूनिसिपैलिटीज को कि जब भी उसको डिसॉल्व किया जाए तो सुनवाई का एक मौका इन्हें जरूर मिलेगा कि तुम्हें क्यों डिसॉल्व किया जा रहा है, अगर कोई स्पष्टीकरण देना है तो दे दो, कोई जस्टिफिकेशन देना हो तो दे दो, तो इन्हें एक मौका जरूर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मिनिमम एज इलेक्शन के लिए कितनी होनी चाहिए? जो पंचायत की थी सेम है यहाँ पे भी, यानी कि 21 ईयर्स। एग्जेम्प्टेड एरिया थे वहाँ कुछ, यहाँ भी हैं। क्या क्या है? वही शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरियाज या दार्जिलिंग हिल्स के जो गोरखा वाले थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी एग्जेम्प्टेड एरिया है जहाँ पे ये म्यूनिसिपैलिटीज लागू नहीं होती हैं। क्लियर है? बाकी सब सेम है। इलेक्शन सेम है। इलेक्शन कमीशन कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, बिल्कुल सेम है। फाइनेंस कमीशन, पैसा कहाँ से आएगा? फाइनेंस कमीशन, सेम है। क्लियर है? इसके अलावा इनके कुछ रिसोर्सेज भी होते हैं टैक्सेस वगैरह के, हालांकि पंचायत के पास भी हैं लेकिन इनके पास थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ये टैक्सेशन पावर दी हुई है इनको, पंचायत को जनरली सरकार कम ही देती है। ठीक है, उससे पहले कुछ और चीज़ें और कर लेते हैं जो इन आर्टिकल्स के बीच में आती है। एक आती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और एक आएगी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। ये दो चीज़ क्या है, इन दो को देख लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कुछ नहीं है, जो भी म्यूनिसिपैलिटीज, कहीं लिखा है, ठीक है, पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज मिलके कोई भी प्लान बनाएंगे अपने गांव के लिए या अपने शहर के लिए, कोई भी प्लान बनाना है, वो प्लान वो किसको देंगी? ये प्लान वो देंगी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को। और ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी फिर पूरे शहर का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक इकट्ठा प्लान बनाएगा और ये प्लान अप्रूव कराता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये पूरे उसको इकट्ठा कराएगा, पूरे प्लान को एक साथ इकट्ठा कर देता है। ठीक है, विलेज पंचायत सिर्फ अपने विलेज का बनाएगी, जिला परिषद या फिर कुछ भी अगर हम देखें म्यूनिसिपैलिटी सिर्फ अर्बन एरिया का बनाएगी। और ये सब प्लान बनाने के बाद किसे देंगे? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को देंगे। और ये प्लानिंग कमेटी सभी प्लान्स को एक साथ इकट्ठा करती है और पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक इकट्ठा प्लान बनाती है। क्लियर है इतनी चीज़ें? ये इसका क्या क्या काम होता है, तो ये काम मैंने आपको बता दिया है। इसका कंपोजिशन, इसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में कितने मेंबर होंगे, ठीक है, इनका इलेक्शन कैसे करना है और इसका चेयरपर्सन क्या होगा, कौन होगा, तो इसके बारे में कैसे पता लगेगा कौन है? तो इनको डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कितना बड़ा काम कर रही है, लेकिन इसको कौन डिसाइड करेगा कि ये किसमें कौन मेंबर होंगे, कितने होंगे या फिर उनके फंक्शन क्या होंगे, ये सारा डिसाइड कौन करती है? ये सारा डिसाइड करती है स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर है? लेकिन हमारा जो एक्ट है कौन सा? 74th अमेंडमेंट एक्ट। 74th अमेंडमेंट एक्ट में एक बात जरूर लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कि जितने भी चाहे मेंबर रख ले, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में है कि इसमें कितने भी मेंबर रख ले, लेकिन जितने भी मेंबर रख रहे हैं उनमें से 4/5 मेंबर इसके डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के ये इलेक्ट किए जाने चाहिए। किसके द्वारा? जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। कौन से इलेक्टेड मेंबर्स? डिस्ट्रिक्ट पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटीज के।
डिस्ट्रिक्ट पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के जो हमने लोगों ने इलेक्ट करके भेजे हुए हैं, उन इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा ये इलेक्ट किए जाएंगे। कितने? 4/5 मेंबर, यानी कि ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए। क्लियर है? बाकी 1/5 कहाँ से लाओगे कोई भरोसा नहीं है, वो स्टेट की मर्जी है, कहीं से भी ले आए। क्लियर? इतनी चीजें पता होनी चाहिए। देन उसके बाद रिप्रेजेंटेशन इन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी टू बी प्रोपोर्शनल टू द रेशियो बिटवीन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। अब मान लो इसमें 100 मेंबर है, तो उनमें से कितने गांव को रिप्रेजेंट करेंगे, कितने शहर को रिप्रेजेंट करेंगे? तो वो उसी हिस्से में होंगे जितना उनकी पॉपुलेशन है। शहर की ज्यादा है तो शहर को रिप्रेजेंट करने वाले ज्यादा होंगे, गांव की ज्यादा है तो गांव को रिप्रेजेंट करने वाले ज्यादा होंगे। क्लियर है? तो किसको कितने रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा उनकी पॉपुलेशन के ऊपर, पॉपुलेशन के हिसाब से, कि शहर की ज्यादा है गांव की ज्यादा है, उसी हिसाब से उनका मेंबर्स की भी डिवीजन हो जाएगा, कि शहर को रिप्रेजेंट करने वाले ज्यादा हैं, गांव को रिप्रेजेंट करने वाले ज्यादा हैं। इसी से मिलता जुलता है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जो मेट्रो सिटीज के लिए प्लान बनाएगी, वो ये सेम है जो मेट्रो सिटीज के लिए, जैसे वहां डिस्ट्रिक्ट थी वो किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए है, ये मेट्रो सिटीज के लिए है। कि मेट्रो सिटीज में जितनी म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो सारे क्या करेंगे, वो सारे इसको भेजेंगे अपना। ठीक है? म्यूनिसिपैलिटीज और चेयरपर्सन जितने भी होंगे वो सारे क्या करेंगे, अपना प्लान बना के इसको भेज देंगे और ये उसको कंसोलिडेट करेगी, यानी एक साथ इकट्ठा प्लान बनाएगी। कंपोजिशन इलेक्शन फंक्शन कौन? स्टेट डिसाइड करेगा कि कितने मेंबर होने चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए। सेम है, बिल्कुल सेम जैसा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में था, वही सेम यहाँ पे चला आ रहा है। लेकिन एक चीज मैंडेटरी है। क्या मैंडेटरी है? वहां क्या था? 4/5 मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए। यहाँ पे क्या बोला है? 2/3 ऑफ द मेंबर टू बी इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड चेयरपर्सन ऑफ पंचायत। यहाँ पे 2/3 मेंबर ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। वहां कितने थे? 4/5। क्लियर है? इतनी चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। इतना रिप्रेजेंटेशन उसी फॉर प्रोपोर्शन में होगा जितना रूरल और अर्बन में होता है। ठीक है? और यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो वहाँ पे अर्बन एरिया आपको कम दिखाई देगा, तो पंचायत में जितने हैं और म्यूनिसिपैलिटी में कितने हैं उसके हिसाब से उसकी अगर हम कहें तो इसमें रिप्रेजेंटेशन जो होगा मेट्रोपॉलिटन कमेटी में, तो वो उसी हिसाब से डिवाइड होगा पॉपुलेशन के हिसाब से, कि म्यूनिसिपैलिटी की ज़्यादा है या पंचायत की ज़्यादा है पॉपुलेशन। ठीक है? तो वो पॉपुलेशन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि इसमें कितने मेंबर होंगे, कहाँ से कितने लिए जाएंगे। अब ये चीज़ ध्यान रखना, चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी शैल फॉरवर्ड द डेवलपमेंट प्लान टू द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? अब आई चीज पिक्चर क्लियर है? पिक्चर क्लियर है कि जैसे हो क्या रहा है कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज ये दोनों अलग अलग अपना डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे, ये भी प्लान बनाएगा, ये भी प्लान बनाएगा। किसी एक डिस्ट्रिक्ट की बात ले रहे हैं, ये दोनों अपना प्लान किसको भेजेंगे? अगर वहां पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है इसको भेजेंगे, या फिर वहां पे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है तो उसको भेज देंगे। ये क्या करेगा? सारे प्लान को इकट्ठा करेगा और पूरे शहर के लिए एक प्लान बनाएगा, जहाँ पे सब कुछ गाँव के लिए और सबके लिए इकट्ठा एक सिंगल प्लान बनेगा। अब ये सब प्लान इकट्ठा करने के बाद ये किसको भेज देंगे? ये भेजेंगे स्टेट गवर्नमेंट को। बस इतना सा काम है इसमें, यही काम इसमें करना है डीपीसी और एमपीसी में। क्लियर है? इतनी चीजें इसमें क्लियर होनी चाहिए। अब उसके बाद चलते हैं और म्यूनिसिपैलिटीज की कुछ और बात कर लेते हैं। तो म्यूनिसिपैलिटीज में कितने हैं? 12 शेड्यूल में टोटल कितने आइटम है? 18 आइटम है इसमें, जिनके ऊपर ये डिसीजन ले सकते हैं। उनमें से अगर आप मेन देखोगे कैटल पॉन्ड्स के ऊपर, जो गांव में जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, या शहरों में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो उनके लिए अलग से हम कैटल पॉन्ड्स की अगर जो होगी तो किस में आएगा? म्यूनिसिपैलिटीज में आएगा। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, तो इसके लिए भी रूल्स बना सकते हैं म्यूनिसिपैलिटी वाले। रेगुलेशन ऑफ स्लॉटर हाउसेज, ट्रेनरीज, ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए भी रूल बना सकते हैं। ठीक है? और भी बहुत सारे हैं, टोटल 18 आइटम है। तो मैंने कुछ एक दो आपको एग्जांपल दिया है कि किस तरह के होते हैं। तो इनके ऊपर रूल कौन बना सकता है, इसके ऊपर कौन डिसाइड करेगा? तो म्यूनिसिपैलिटीज। क्लियर इतनी चीजें? अब इनका रेवेन्यू, इनको पैसा कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलेगा? एक तो स्टेट फाइनेंस कमीशन देगा,
वही बताएगा ना कि इतना हिस्सा इनके पास जाएगा, इतना हिस्सा इनके पास जाएगा, वो देगा। प्लस स्टेट फाइनेंस कमीशन इनको ग्रांट इन एड भी देता है, ग्रांट देता है, अगर आपको याद हो तो ग्रांट भी देता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो ये हो गए। प्लस ये टैक्स भी लगा सकते हैं, जैसे अगर मैंने शायद आपको वहां नहीं बताया तो जैसे विलेज पंचायत है वो भी टैक्स लगा सकते हैं अपने 29 आइटम्स में से। ये भी इनके जो आइटम्स हैं इनके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, जो भी इनके 18 आइटम इन्होंने अपनी लिस्ट में बनाए हुए हैं इनके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली इनको वहां से रेवेन्यू मिलता है, टैक्स लगाते हैं, सेस लगाते हैं, यूजर चार्जेस लगाते हैं, बहुत सारे टैक्सेस लगाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स। और ये प्रॉपर्टी टैक्स अगर आप देखेंगे ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू का, प्रॉपर्टी टैक्स। जैसे शहर में आने जाने के लिए कोई भी अगर आप देखेंगे कि कई शहरों में आने जाने के लिए टैक्स लगता है, तो वो भी सेस ये लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कई सेस और यूजर चार्जेस ये लगाते हैं। जैसे आपका वाटर के ऊपर भी सेस लगा देते हैं, यूजर चार्ज लगाते हैं। ठीक है, आपका बाहर रोड है, रोड के ऊपर यूजर चार्ज लगा देते हैं। तो ये अलग अलग इनके पास पावर है कि वहां पे वो यूजर चार्ज लगा सकते हैं, तो ये लगाते हैं। और लोन भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनको लोन लेना है तो लोन लेने के लिए इनको परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट से। लोन लेने के लिए इनको परमिशन कहाँ से लेनी पड़ेगी? स्टेट गवर्नमेंट से। म्यूनिसिपैलिटीज के इनकम के कुछ एक सोर्सेज और हैं, जैसे अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे ये बॉन्ड इशू कर सकते हैं, ये बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं, बॉन्ड इशू करके ले सकते हैं लोगों से पैसे। ठीक है, तो उसमें भी अगर आप देखोगे सबसे पहले बॉन्ड किसने इंडिया में इशू किए थे, कौन सी म्यूनिसिपल कमेटी थी, तो आपको पता होना चाहिए बेंगलोर म्यूनिसिपल कमेटी सबसे पहली ऐसी थी जिसने अपने बॉन्ड इशू करके पैसे लिए थे। ठीक है, अहमदाबाद इसके बाद आई थी। ठीक है, देन उसके बाद ग्रीन बॉन्ड का पूछ लेंगे, ग्रीन बॉन्ड इशू करने वाली गाजियाबाद। ठीक है, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए कि ये इनके सोर्स रिवेन्यू सोर्सेज हैं, ताकि अपने एरिया को साफ रखें, स्वच्छ रखें, क्योंकि साफ रखना भी इनकी जिम्मेवारी होती है, स्वच्छ रखना इनकी जिम्मेवारी होती है। तो उसके लिए भी उसको पूरा कर पाएँ तो उसके लिए पैसे तो चाहिए, तो पैसे कहाँ से लेंगे? टैक्स लेंगे। ठीक है, तो ये सारा टैक्स से, बॉन्ड से, लोन से या फाइनेंस कमीशन इनको कुछ हिस्सा दे दे तो वहाँ से इनको पैसे मिल जाते हैं और ये अपना काम चलाते हैं। अब सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, एक सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट होती है, कहाँ लिखा है? आर्टिकल 263 में। ठीक है, डीलिंग विद मैटर्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट ओनली, विलेज पंचायत के लिए नहीं। ठीक है, ध्यान रखना जो हमने 73rd अमेंडमेंट में किया था उसके लिए नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ म्यूनिसिपैलिटीज के लिए होती है। और ये क्या है? एक एडवाइजरी बॉडी है। जो ये सेंट्रल काउंसिल है ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी होती है। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, बेसिकली सभी का एक तरह से हम कह सकते हैं कि एडवाइजरी बॉडी भी हम कह सकते हैं या कंट्रोलिंग बॉडी भी हम कह सकते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल लेवल पे अगर हम देखें तो मॉनिटर कर रही है सारी चीज़ों को। ठीक है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट आपको ध्यान रखना है। हमने लेक्चर के शुरुआत में बोला था कि हमारा जो अर्बन गवर्नमेंट है ये 8 तरह की बताई थी। क्या क्या थी? जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे क्या आती है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। जो छोटे सिटीज़ हैं वहाँ क्या आती है? म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इनके अंदर होता क्या है। तो सबसे पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ये डिसाइड किया जाएगा किसके द्वारा? ऑलरेडी बताया कि स्टेट है तो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, और यूटी है तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी इसके बारे में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कंपोजिशन और सब चीज़ों के बारे में। क्लियर है? इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अंदर 3 अथॉरिटी होती है। जहाँ पे भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा वहाँ आपको 3 अथॉरिटीज मिलेंगी। क्या क्या? एक तो मिलेगी काउंसिल, एक मिलेगी स्टैंडिंग कमेटी, और एक मिलेगा म्यूनिसिपल कमिश्नर। म्यूनिसिपल कमिश्नर बेसिकली क्या होता है? एक IAS ऑफिसर होता है। जनरली जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो एक IAS ऑफिसर होता है, और यहाँ पे यही म्यूनिसिपल कमिश्नर इसका चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आपका म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है। और जो काउंसिल होती है, ये काउंसिल अगर आप देखोगे, ये काउंसिल में जो इसका हेड होता है वो कौन होता है? मेयर होता है। मेयर होता है,
और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि दोनों तरह के आपको मेंबर मिल जाएंगे, जो इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर वो सारे काउंसिल में होते हैं। ठीक है, जो बेसिकली अगर आप देखेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि जो लोग इलेक्ट होके आते हैं वो सारे काउंसिल के मेंबर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिजर्वेशन भी SC ST को जो दी जाती है, हमने पढ़ा भी थोड़ी देर पहले। अब जब भी इसकी मीटिंग होगी, काउंसिल की जब मीटिंग होगी, ये जो मेंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं हम काउंसिलर्स। क्या बोलते हैं? इसके जो मेंबर होते हैं उनको हम काउंसिलर्स बोलते हैं। इनकी जब भी मीटिंग होती है तो कौन हेड करेगा? इनको हेड करता है मेयर। मेयर कुर्सी पे बैठता है हेडिंग पे। लेकिन मेन काम कौन करता है इन सब में? तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेन काम जिसको दिया गया वो दिया गया म्युनिसिपल कमिश्नर को। ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, ये एग्जीक्यूट करता है सारे काम को। तो ये सिर्फ नॉमिनल हेड है काउंसिल में, जो हेड होता है यानी कि मेयर। कहाँ पे? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और मेन हेड कौन होगा? जो एग्जीक्यूट कर रहा है कामों को, वो होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान रहेंगी। अब इसमें बीच में स्टैंडिंग कमेटी, ये क्या काम कर रही है? ये कुछ नहीं कर रही है, जो काउंसिल जो काम कर रही है उसी को सपोर्ट करती है। काउंसिल के कार्यवाही को सपोर्ट करती है कि जैसे जैसे वो फंक्शन कर रही है उसमें फंक्शनिंग में सपोर्ट करती है स्टैंडिंग कमेटी। बस स्टैंडिंग कमेटी का नाम ही है कि साथ खड़े हम तो। ठीक है, तुम कुछ भी करो हम साथ खड़े हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी भी वही करती है कि जो भी काम कर रहे हैं उसको फैसिलिटेट करती है, उनके साथ खड़ी रहती है सपोर्ट के लिए। क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं म्युनिसिपैलिटी की। इससे इसमें क्या डिफरेंस है? बस इतना पता होना चाहिए। यह है तो दोनों ही म्युनिसिपैलिटीज, ये बड़ी सिटी की है, छोटी सिटी की है। लेकिन छोटी सिटी में हम IAS ऑफिसर को नहीं बैठाएंगे ऑफिसर में। छोटी सिटी में क्योंकि ऑलरेडी एक DC होता ही है छोटी सिटी में। अब वहां पे 2-2 IAS बैठा दोगे एक ही सिटी में तो कैसे काम चलेगा, है ना? तो इसीलिए छोटी सिटीज में 2-2 IAS का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे हम अलग से IAS नहीं लेके आएंगे, यहाँ पे हम लेके आएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर होगी काउंसिल। काउंसिल का जो ऊपर होता है उसको प्रेसिडेंट या चेयरमैन बोलेंगे, यहाँ पे हम उसे मेयर बोल रहे थे। और बीच में आएगी स्टैंडिंग कमेटी। इसके जितने भी मेंबर होते हैं, काउंसिलर्स जो होते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। क्लियर है? ये जो प्रेसिडेंट जो भी बनेगा इसका, यही इसकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। ध्यान रखना, अब यही चेंज है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेन पावर किसके पास है? म्युनिसिपल कमिश्नर पे। लेकिन यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी में मेन पावर किसके पास आ जाती है? काउंसिल के पास। और काउंसिल में प्रेसिडेंट के पास, जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो इसकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। और ये क्या करेगा फिर? वहां पे तो ये मेन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यहाँ पे ये क्या करेगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर क्या करता है? ये कुछ नहीं है, ऑफिस की जो इनकी कार्रवाई होता है, ऑफिस में भी तो कोई चाहिए देख रेख के लिए, तो ऑफिस की कार्रवाई का यानी कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, सिर्फ वो देखते हैं। ऑफिस की कार्रवाई को देखते हैं, मतलब कागजी कार्रवाई पूरा रखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है दोनों में पता लगा। मेन हेड यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लेकिन यहाँ पे मेन हेड कौन है? काउंसिल है। यहाँ पे काउंसिल के पास कम पावर है, यहाँ ज़्यादा पावर है। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसमें। ठीक है, देन उसके बाद अगली दो कौन सी है? तो इसको अगर आप देखेंगे, हाँ, तो इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन सी आई? एक तो अगली आएगी नोटिफाइड एरिया कमेटी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखा, म्युनिसिपैलिटी देखा, अगला हम देखा नोटिफाइड एरिया कमेटी। ये क्यों बोलते हैं नोटिफाइड एरिया कमेटी? इनको नोटिफाई किया जाता है किसी गजट में। गजट में नोटिफाई करते हैं। गजट क्या होता है? ऑफिशियल, हम कह सकते हैं कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, एक ऑफिशियल हम कह सकते हैं कि एक नोटिस होता है। ठीक है, तो उसमें इसको नोटिफाई किया जाता है। एक ऑफिशियल पूरा पर्चा आएगा, उसमें लिखा होगा कि हम जो है इसको एक ऑफिशियली वो नॉमिनेट कर रहे हैं इस एरिया को, और ये रहेगी नोटिफाइड एरिया कमेटी यहाँ पे बनाएंगे। क्यों बनाते हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्यों नहीं बना रहे हैं, या फिर म्युनिसिपैलिटी क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि ये पूरी तरह अर्बन एरियाज नहीं होते हैं। ये पूरी तरह अर्बन एरिया नहीं होते हैं, ये म्युनिसिपैलिटी से थोड़े से छोटे एरिया होते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाते हैं। क्या मतलब हुआ कि जो एरिया कमेटी किसी गजट के द्वारा नोटिफाई करके बनाई गई हो, उसको हम नोटिफाई एरिया कमेटी बोलेंगे। क्लियर है इतना? यहाँ पे बेसिकली एक तो फास्ट डेवलपिंग टाउन,
ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर टाउन विच डज नॉट येट फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, ऐसा टाउन जो म्यूनिसिपैलिटी की कंडीशन नहीं फुलफिल कर पा रहा, यानी पूरी तरह शहर नहीं हुआ है लेकिन गांव भी नहीं रह गए, तो बीच में अटके हुए शहरों को हम क्या कर देते हैं, नोटिफाइड एरिया कमेटी में बना देते हैं। क्लियर है? ये जो म्यूनिसिपल एक्ट होता है, स्टेट म्यूनिसिपल एक्ट, इसके लिए क्या निकाला, गजट निकाला, और इसके द्वारा एक स्टेट म्यूनिसिपल एक्ट निकाला जाता है। वो एक्ट के प्रोविजन इसके ऊपर लागू होते हैं, यानी कि जो भी म्यूनिसिपैलिटी के प्रोविजन थे उनमें से कौन कौन से इसके ऊपर लागू होंगे, कौन से नहीं लागू होंगे, वो सब इस एक्ट में लिख दिए जाते हैं। ठीक है, वो सब बेसिकली इस गजट में जो निकालेंगे तो गजट में लिख के दे देंगे कि ये एक्ट में से इतने सारे प्रोविजन है वो हमारे इस नोटिफाइड एरिया कमेटी पे लागू होंगे, इतने नहीं लागू होंगे। क्लियर है? तो इसीलिए हम इसको भी स्पेशल फंक्शन देते हैं कि ये भी काम करेगी उस एरिया में। अब उससे छोटी एरिया में अगर हम देखें तो उसको बोलेंगे टाउन एरिया कमेटी, जो छोटे टाउन्स में होते हैं। ठीक है, तो छोटे टाउन्स के लिए हमने बनाई टाउन एरिया कमेटी, और ये एक अलग एक्ट के द्वारा बनाई जाती है। इसके लिए स्टेट अलग से एक्ट पास करेगा टाउन एरिया कमेटी बनाने के लिए, और इसके जितने भी मेंबर हैं इलेक्टेड भी हो सकते हैं, नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं, या फिर आधे इलेक्टेड आधे नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं। कौन डिसाइड करेगा? ध्यान रखना, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी। ठीक है, स्टेट डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी कि इसके मेंबर जो इलेक्टेड होंगे या नॉमिनेटेड होंगे या फिर पार्टली इलेक्टेड या पार्टली नॉमिनेटेड होंगे। क्लियर है इतनी चीजें? अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और करते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड की बात। तो कैंटोनमेंट बोर्ड कहाँ होता है? जहाँ पे आर्मी का प्रेजेंस हो, जहाँ पे आर्मी का एरिया हो। लेकिन क्या उस एरिया में कोई सिविलियन नहीं रहता? ऐसा बंदा नहीं रहता जो आर्मी में ना हो? तो ऐसे भी घर होते हैं। तो ऐसे घरों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे सिविलियंस के लिए जो आर्मी एरिया के अंडर में रह रहे हैं, उनको सुख सुविधाएं देने के लिए हम बनाते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड्स। क्या? कैंटोनमेंट बोर्ड्स। आर्मी एरिया से अलावा जो एरिया बच गया उस एरिया की देखरेख के लिए हम क्या बनाते हैं? कैंटोनमेंट बोर्ड्स बनाते हैं। और कैंटोनमेंट बोर्ड अगर आ गया तो ये किसके अंडर आएगा? ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। किसके अंडर? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर। तो कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ 2006 के अंडर ये कैंटोनमेंट बोर्ड आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविलियन पॉपुलेशन इन कैंटोनमेंट एरिया, कैंटोनमेंट एरिया में जितनी सिविलियन पॉपुलेशन है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बनाया है। इसमें दोनों तरह के मेंबर होते हैं। ठीक है, किस तरह के मेंबर होते हैं? एक तो वो जैसे जो वहां पे अगर आर्मी है तो आर्मी से लिए जाएंगे कुछ मेंबर, और कुछ मेंबर सिविल साइड से लिए जाएंगे। जो सिविल साइड से लिए जाते हैं वो तो होते हैं इलेक्टेड। जो सिविल साइड से लिए गए वो तो हो गए इलेक्टेड, उनको तो इलेक्ट करके लेके आ गए। लेकिन आर्मी वाले वहां पे किसी पोजीशन में होने की वजह से और ऑटोमेटिकली उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है, तो वो हो जाते हैं नॉमिनेटेड। तो मिलिट्री ऑफिसर्स जितने भी होते हैं वहां पे वो सब नॉमिनेटेड होते हैं। कौन नॉमिनेट करेगा उनको? उनका जो ऑफिसर कमांडिंग होगा, जो उनका हेड होगा। वहां पे जो भी हेड होगा, जो भी मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग जाएगा, वो ऑटोमेटिकली इसका चेयरमैन बन जाता है। कैंटोनमेंट बोर्ड का ऑटोमेटिकली जाते ही चेयरमैन बन जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट। मेन फंक्शन कौन कर रहा है? वाइस प्रेसिडेंट करता है। और वाइस प्रेसिडेंट अगर आप देखेंगे तो सिविलियन साइड से आता है, इलेक्ट होके आता है। प्रेसिडेंट कौन है? जो मिलिट्री का वहां उस एरिया में हेड होगा, वो इसका प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आता है सिविलियन साइड से। ठीक है, इतनी चीजें इसके बारे में ध्यान रही होंगी। तो इसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैंटोनमेंट बोर्ड का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसको प्रेसिडेंट जो है बेसिकली उसको अपॉइंट करता है। क्लियर है? इतनी चीजें आपको कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में पता होनी चाहिए। अब ये तीन और बच गए हैं। एक तो टाउनशिप। टाउनशिप क्या है? ऑलरेडी बताया था। इंडस्ट्रियल एरिया में जब कोई इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री या प्राइवेट कॉर्पोरेशन जो उस एरिया को डेवलप करते हैं उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल टाउनशिप। इसको हम लार्ज पब्लिक एंटरप्राइज भी कह सकते हैं जो उसको एस्टेब्लिश कर रही है। यहाँ पे कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं होगा। यहाँ पे जो इसका मन करेंगे ये अपने हिसाब से उसको डेवलप करते हैं। ये पब्लिक एंटरप्राइज ही उसे डेवलप करती है, तो यहाँ पे किसी इलेक्टेड मेंबर की जरूरत नहीं है। अगला आता है पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट ट्रस्ट किसके लिए बनाए गए? तो पोर्ट ट्रस्ट अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले बताया था, पोर्ट एरियाज को डेवलप करने के लिए। तो पोर्ट एरियाज में टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट द पोर्ट
टू प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज इन द पोर्ट एरियाज। पोर्ट एरियाज में भी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए हमने बनाए पोर्ट ट्रस्ट। और कैसे ये बनाए जाते हैं? बाय द एक्ट ऑफ एन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा। इसको स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाता है, ध्यान रखना। अभी तक हम बार बार स्टेट स्टेट बोल बोल के यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, इसको स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाता है। जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड को स्टेट नहीं बनाता है, उसको भी पार्लियामेंट ही बना सकता है। ऐसे ही टाउन पोर्ट ट्रस्ट को भी बेसिकली कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बना सकता है। इसमें दोनों तरह के मेंबर पाए जाते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। और इसका जो चेयरमैन होता है वो एक ऑफिशियल होता है। ऑफिशियल यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। क्लियर है? तो वो ऑफिशियल होगा इसका, मतलब वो इलेक्टेड नहीं होगा और नॉमिनेटेड भी नहीं होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसको वहाँ पोस्टिंग किया जाता है पोर्ट ट्रस्ट में। क्लियर है? देन उसके बाद स्पेशल पर्पज एजेंसीज। स्पेशल पर्पज एजेंसीज क्या है? तो स्पेशल पर्पज एजेंसीज को अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये वो हैं जो बेसिकली किसी फंक्शन के लिए काम कर रही हैं। जैसे अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, अलग अलग जगह पे जाओगे, जैसे गुजरात में जाओगे, आपको क्या दिखाई देगी? गुजरात अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या कर रही है? मेनली जो उसके अर्बन एरियाज हैं उनमें सेक्टर वगैरह को, इन सब में जो सीवरेज है, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराती है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये भी आपकी एक स्पेशल पर्पज एजेंसीज है जो किसके लिए बनाई गई है? पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा हाउसिंग बोर्ड एरियाज के लिए बनाई गई है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी को देखरेख के लिए बनाई जाती है। तो ये हमारी स्पेशल पर्पज एजेंसीज हैं जो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं। एरिया के हिसाब से इनका कोई मतलब नहीं होता कि ये इसी एरिया में रहेंगी, नहीं, वो पूरे एरिया में किसी पर्टिकुलर फंक्शन को देखती हैं। तो ये फंक्शन बेस्ड होती हैं, एरिया बेस्ड नहीं होती हैं। और ये बेसिकली स्टैट्यूटरी भी हो सकती है, यानी कि इनको एक्ट के द्वारा भी बनाया जा सकता है, या इनको एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन यानी कि ऑर्डर देके भी बनाया जा सकता है। इसको चाहे तो गवर्नर या कोई भी ऑर्डर देके भी बना सकता है। क्लियर है? इतनी चीजें पता होनी चाहिए। और ये सबऑर्डिनेट नहीं होती हैं लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज की। ऐसा नहीं है कि उसको सपोर्ट करने के लिए, ये अलग से काम करती हैं अपना। ठीक है, उनका अलग काम है, इनका अलग काम है। ये चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। ये इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से इसमें से? 243 टी क्या है? टी आपका रिजर्वेशन है। वहां पे क्या था, अगर आपको याद हो तो वहां पे क्या था? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत, तो वो था 243D। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना। 243D जो है पंचायत के लिए था, और टी यहाँ पे इसके लिए है, किसके लिए? म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। 243W जो आपके 12th शेड्यूल को देखता है, वहां क्या था? 243G जो किसको देख रहा था? 11th शेड्यूल को देख रहा था, है ना? तो ये सेम है। देन उसके बाद 243Y फाइनेंस कमीशन की बात करता है। वहां पे अगर आप देखें तो क्या था? 243I जो फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा था विलेज पंचायत में। दोनों एक ही फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं, अलग अलग की नहीं। बात दोनों एक ही की कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग बनेगा, इसके लिए बनेगा, ना, ऐसा नहीं है, दोनों के लिए एक ही रहेगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। 243ZA इलेक्शंस की बात करता है। 243ZD कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी या डीपीसी जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये कि डीपीसी कहाँ पे है। तो 243ZD और 243ZE जो आपकी एमपीसी की या फिर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की बात करता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसी के साथ आपका म्यूनिसिपैलिटी का तो चैप्टर खत्म होता है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं, और वो लेके 1-2 स्लाइड हैं इसकी, तो उसके बाद आज का टॉपिक हम खत्म करेंगे। तो ये क्या है? स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट। ये आपका आर्टिकल 371 में लिखा गया है। जैसे अगर आपको याद हो, अभी थोड़े दिन पहले ही अगर आप याद करने की कोशिश करें तो कुछ दिन पहले हमने एक आर्टिकल को थोड़ा सा डाइल्यूट किया। कौन से आर्टिकल को किया? तो आपको याद होगा आर्टिकल 370 सुनते ही सबको याद आ गया होगा कि हाँ, ये जम्मू कश्मीर से डील करता था। इसको थोड़ा सा हमने डाइल्यूट कर दिया, इससे इसकी जो स्पेशल पावर है वो हमने छीन ली। ऐसे ही कुछ स्पेशल पावर हमने अलग अलग स्टेट्स को और दी हुई है। जैसे हमने जम्मू कश्मीर को दे रखी थी अंडर आर्टिकल 370, ऐसे हमने कुछ स्टेट को और स्पेशल पावर दे रखी हैं। और वो कहाँ लिखा है?
वो हमने आर्टिकल 371 से लेकर 371J तक लिखी हुई है। तो कौन कौन से स्टेट हैं, आपको बेसिकली इनमें क्या पूछा जाएगा, मैच द फॉलोइंग में पूछा जाएगा कि 371 कौन से स्टेट का है, ए कौन सा है, बी कौन सा है, ये पता होना चाहिए बस। ठीक है, छोटा मोटा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा डीप में इसमें ज़्यादा कुछ पूछा जाता नहीं है आपके एग्जाम्स में। तो ये है हमारे बेसिकली स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट। तो सबसे पहले 371 से लेकर 371J तक आते हैं, पार्ट 21 में है। हेडिंग क्या है, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन पार्ट 21 की आपकी हेडिंग हो जाती है और इसके अंडर ही आते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं थे, लेकिन टाइम के साथ साथ लोगों की डिमांड को देखते हुए, उनके स्पेशल लोकेशन को या स्पेशल कुछ किसी कंडीशन को देखते हुए हमने उन्हें कुछ कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए, अलग अलग हमने अमेंड किया और अमेंड करके उनको प्रोविजन देने की कोशिश की। कहाँ से, आर्टिकल 371 से शुरू हो जाता है और जे तक जाता है। सबसे पहले आर्टिकल 371। तो 371 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात एंड महाराष्ट्र, इनको कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए 371 में, गुजरात और महाराष्ट्र को। उसमें अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में कुछ रीजन होते हैं जिसको हम बोलते हैं विदर्भ और मराठवाड़ रीजन। इनके लिए इन्होंने बोला है कि गवर्नर को ऑथराइज कर दिया। प्रेसिडेंट ने क्या बोला, प्रेसिडेंट ने गवर्नर को कुछ स्पेशल पावर दे दी इन रीजन्स के लिए कि आप इनके लिए अलग से डेवलपमेंट बोर्ड बना सकते हो, सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड, क्योंकि इन्हें ज्यादा जरूरत है, एक अलग से ध्यान देने की जरूरत है। ये बाकी एरिया से बहुत ज्यादा पिछड़े हुए एरिया है, महाराष्ट्र के बाकी एरिया से ये बहुत ज्यादा पिछड़े हुए एरिया है। तो इनको और अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए इनको जरूरत है एक अलग से स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की। तो इनके लिए प्रेसिडेंट ने ऑथराइज किया गवर्नर को कि गवर्नर चाहे तो इनके लिए अलग से स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बना सकता है। तो 371 में दो हैं, गुजरात, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ और अलग से बाकी के हिस्से के लिए। गुजरात में कौन से हिस्से हैं, तो गुजरात में आपके सौराष्ट्र, कच्छ, ये दो स्पेशल हिस्से हैं जिनके लिए अलग से स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की बात की गई है। ठीक है, तो ये इतना चीजें हमें पता होनी चाहिए। 371A, ए डील करता है नागालैंड से, ए डील करता है नागालैंड से। तो गवर्नर ऑफ नागालैंड शैल हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन स्टेट टिल डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय हॉस्टाइल नागास। यहाँ पे भी गवर्नर को कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, किस चीज के लिए, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। किसको दी, गवर्नर को पावर दे दी। वैसे तो हर जगह पे पावर किसकी होती है, सीएम की होती है सारी, लेकिन यहाँ पे हमने गवर्नर को पावर दी। क्यों दी, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सेंटर की प्रोटेक्ट करने की स्टेट्स को। तो यहाँ पे जब ये हॉस्टाइल नागाज हैं जो वहाँ पे बेसिकली हम कह सकते हैं कि एरिया को डिस्टर्ब करते रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं, तो उनके लिए वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने गवर्नर को स्पेशल पावर दी है कि यहाँ पे जब तक ये रहेंगे, जब तक वहाँ पे ऐसी हॉस्टिलिटी चलती रहेगी, तब तक आपको जो है गवर्नर को पावर दी जाती है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। क्लियर है। और ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप खत्म हो जाएगी, कब, जैसे ही ये हॉस्टाइल नागा खत्म हो जाएंगे या फिर जैसे प्रेसिडेंट ऑर्डर देगा कि आज से तुम्हारी पावर खत्म तो खत्म। क्लियर है। अब उसके बाद इन्हीं में ही, नागालैंड में ही एक स्पेशल हम कह सकते हैं कि रीजनल काउंसिल बनाई है, जहाँ पे 35 मेंबर्स की, कहाँ पे, तेनसांग रीजन में। तेनसांग रीजन में एक अलग से स्पेशल काउंसिल बनाई है 35 मेंबर्स की। और इसके क्या मतलब बेसिकली इनके मेंबर्स की क्या कंपोजिशन होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या सैलरी होगी, ये डिसाइड किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। इस एरिया को स्पेशली ध्यान में रखते हुए इसके लिए अलग से काउंसिल बना दी, रीजनल काउंसिल। ठीक है। देयर शैल बी अ मिनिस्टर फॉर तेनसांग अफेयर्स इन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब भी इसमें बेसिकली अगर हम देखें नागालैंड में, जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड किए जाएंगे तो उनमें एक पोर्टफोलियो ये भी होना जरूरी है। तो इसीलिए जब भी गवर्नर डिसाइड करता है तो यहाँ पे उसकी मर्जी होती है कि एक पोर्टफोलियो ये रख सके। कौन सा, स्टेट मिनिस्टर फॉर तेनसांग अफेयर्स इन स्टेट काउंसिल।
मिनिस्टर फॉर तेनसांग अफेयर्स। तो ये एक मिनिस्टर यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होना जरूरी है उनकी में, ठीक है, ताकि इस रीजन के ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जा सके। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम तेनसांग डिस्ट्रिक्ट नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बट बाय रीजनल काउंसिल। क्लियर हुआ? यहाँ पे तेनसांग डिस्ट्रिक्ट से जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होंगे उनको लोग नहीं चुनते, तो कौन चुनता है? उन्हें रीजनल काउंसिल जो यहाँ पे बनाई गई ना, ये वाली जो रीजनल काउंसिल बनाई गई 35 मेंबर की, तो ये 35 मेंबर चुनते हैं कि कौन वहाँ से लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होगा। क्लियर है? ताकि उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिल सके, उनको थोड़ी सी पावर दी गई है उस एरिया को स्टेबलाइज करने के लिए। क्लियर है? ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। 371B डील करता है आसाम से, इसमें बस इतना ही है इंपॉर्टेंट। 371C मणिपुर से डील करता है, ठीक है, इनको बस ये याद रखना है, ए किससे डील करता है, 370 किससे डील कर रहा है, बी आसाम से कर रहा है, सी मणिपुर से आपका कर रहा है, इस हिसाब से आपको इनको याद रखना है। देन उसके बाद 371D आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से कर रहे हैं। बेसिकली सिर्फ आंध्र प्रदेश था, लेकिन अभी इनके बाइफर्केशन होने के बाद तो दोनों स्टेट यहाँ पे हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ पे 371E में स्पेशल पावर मिलती है पार्लियामेंट को, किस चीज़ के लिए? यहाँ पे आंध्र प्रदेश के लिए एक अलग से स्टेट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए स्पेशल पावर किसको मिली? पार्लियामेंट को मिली, किसके अंडर? 371E के अंडर। देन उसके बाद 371F डील करता है सिक्किम से, किससे? सिक्किम से, ठीक है। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 में इसको प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा दिया था, ठीक है। 35th में प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनाया और 36 में इसको फुल स्टेट बना दिया था, किसको? सिक्किम को। और उसके बाद इसमें हमने अमेंड किया और 371F में हमने सिक्किम को डाल दिया कि इसके भी स्पेशल प्रोविजन रहेंगे। और यहाँ पे इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी कर दी? 30 कर दी। वैसे मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए, लेकिन इसको स्पेशल प्रोविजन देते हुए हमने बोला कि इसकी मिनिमम 30 हो सकती है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है। तो यहाँ पे 60 कहाँ से लाएंगे? तो 30 यहाँ पे कर दिया हमने कि 30 यहाँ पे मिनिमम होनी चाहिए। 371G डील करता है मिजोरम से, और मिजोरम की भी बोला कि मिनिमम लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ 40 होनी चाहिए। H डील करेगा आपका अरुणाचल प्रदेश से, और इसकी भी बोला कि मिनिमम 30 मेंबर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। I डील करता है गोवा से, और इसकी भी 30 मेंबर, पॉपुलेशन बहुत कम है, लेजिस्लेटिव असेंबली मैक्सिमम 30 मिनिमम 30 होने चाहिए। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो कम बनेगा, लेकिन उसको कुछ बनाने के लिए कि मिनिमम इतने तो होने ही चाहिए, तो मिनिमम की स्ट्रेंथ यहाँ पे सेट करते हैं हम, तो मिनिमम हमारे 30 मेंबर होने चाहिए। 371J कर्नाटका से डील करता है, और यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो कर्नाटका और हैदराबाद का रीजन है, हैदराबाद कर्नाटका रीजन है। इस रीजन के डेवलप करने के लिए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कर्नाटका के गवर्नर को, ठीक है। और यहाँ पे इसी के लिए इन्होंने एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड भी बेसिकली एस्टेब्लिश किया हुआ है हैदराबाद कर्नाटका रीजन को डेवलप करने के लिए। तो ये हमने जे तक देख लिए अलग अलग, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और इसी हिसाब से हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जो आया हुआ है, आर्टिकल 371B कौन सा स्टेट से डील करता है, तो ये आपको बताना है। तो वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं आप। थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी पढ़ा था, कैसे याद हुआ हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को याद भी हो गया होगा। तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा कौन सा है, 371B हमारा आसाम से डील करता है। ये कौन सा है? 371, मैं 370 लिख रहा हूँ, तो 371 हमारा महाराष्ट्र गुजरात है ना। तो ये हमारा 370B कौन सा था? आसाम। 371B, सॉरी मैं बार बार 370 बोल रहा हूँ, तो 371B कौन सा हो जाएगा? आसाम। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अकॉर्डेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज में मिला, आपके लिए बहुत इजी होगा शायद ये क्वेश्चन, तो वीडियो पॉज करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही आपने बताया होगा, 74th अमेंडमेंट एक्ट था जिससे म्यूनिसिपैलिटीज को मिला। 73rd में किसको मिला है? तो 73rd में मिला है पंचायत को।
ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, PRIs, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी किस आर्टिकल में लिखी हुई है, तो ये आपको बताना है। तो वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आपको वैसे ही लग रहा है कि ZD दिया हुआ है, तो सब 243 में ही थे, तो बहुत सारे लोगों ने सही लगाया हुआ। 243 में ही है सारा, है ना, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी सब 243 में है। तो 243 ZD हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से डील करता है, और ZE किससे डील करता है, ZE अगर आपको ध्यान हो तो म्यूनिसिपल प्लानिंग कमेटी से डील करता है, सॉरी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी से डील करता है। क्लियर है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब A person can contest the पंचायत इलेक्शन if he attains the age of, पंचायत इलेक्शन के लिए कितनी एज चाहिए, तो वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आप लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा, 21 ईयर्स है। म्यूनिसिपैलिटीज के लिए कितनी एज चाहिए, तो उसके लिए भी आप बताएंगे 21 ही चाहिए। ठीक है, लोकसभा के लिए कितनी चाहिए, तो लोकसभा के लिए आप बताएंगे 25 चाहिए। राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा के लिए बताएंगे आप 30 ईयर्स चाहिए। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कितनी चाहिए, तो उसके लिए भी आप बताएंगे 25 चाहिए। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कितनी चाहिए, तो आप बताएंगे जितनी राज्यसभा के लिए चाहिए होती है 30 चाहिए होती है। प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी चाहिए, तो आप बताएंगे 35 चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितनी चाहिए, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी आप बताएंगे 35 ही चाहिए। ठीक है, तो ये आप सीक्वेंस ऊपर से नीचे आओ तो एज घटती जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा म्यूनिसिपैलिटीज़ और कुछ स्पेशल प्रोविज़न भी हमने साथ में आज कवर कर लिए, और इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।